Okay, Bismillahirrahmanirrahim. We are resuming our discussion regarding the sale of drug, and so far we have discussed about the types of licenses and the licensing authority. We also discussed about the duration of the license, and in the previous session we were arguing about the duration, about the timing when we can apply for the renewal. Okay. अच्छा, अब पिछले सेशन के हवाले से किसी के ध्यान में कोई सवाल है? एक सवाल टाइप किया था, अभी मुझे नहीं पता जिसने टाइप किया था वो यहाँ मौजूद हैं इस रूम में या नहीं। क्वेश्चन ये था कि जिस तरीके से फार्मेसी में ड्रग को कंपाउंड करने के लिए या डिस्पेंस करने के लिए डायरेक्ट सुपरविजन की ज़रूरत है, तो क्या होलसेल और रिटेल में भी इस तरह डायरेक्ट सुपरविजन की ज़रूरत होगी? तो इसका जवाब अभी हम ढूंढ लेंगे। मैं आपको जनरली पूरी जिम्मेदारी से मैं बता देता हूँ। देखें, अगर सवाल रिपीट कर सकते हैं ना इधर, नहीं बल्कि हाँ ठीक है, माइक का मसला था, छोड़ें, ठीक है। मुझे सिर्फ ये बता दें, मैं सवाल जो मैंने किया है वो सही किया है, सिर्फ मुझे टाइप करके बता दें, कोई चीज़ मैं मिस तो नहीं कर गया। ओके, एक मिनट। ओके, देखें, अब वर्डिंग पे गौर कीजिएगा। फार्मेसी में जो आपने डेफिनेशन में देखा था, वहां पर बात हो रही है ऑपरेशंस की। ऑपरेशंस, कंपाउंडिंग टेक्निकल ऑपरेशन है, डिस्पेंसिंग टेक्निकल ऑपरेशन है। यहाँ आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की सुपरविजन की जरूरत है। रिटेल ड्रग स्टोर में एज लॉन्ग एज यू आर सेलिंग अ पैक आइटम, तो वहां पर आपको डायरेक्ट सुपरविजन की जरूरत नहीं है, जनरली सुपरवाइज करेगा एक फार्मासिस्ट। जनरली फार्मासिस्ट मौजूद होना चाहिए। हाँ, ऐसी ड्रग्स जो जिनमें जिनकी सेफ्टी प्रोफाइल, मतलब जिनके लिए जरा प्रिकॉशन की जरूरत है, फॉर एग्जांपल हार्मोनल प्रिपरेशंस हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गई, ये हर एक बंदा सेल नहीं कर सकता। इसको सेल के लिए पैक आइटम भी आप दे रहे होगे, या ऐसी ड्रग जिनके लिए पेशेंट की एजुकेशन की जरूरत होती है, तो वो फार्मासिस्ट की निगरानी में सेल होंगी। वरना सिर्फ एक आया कि पैरासीटामोल दे दो, आपने टैबलेट्स को खोला भी नहीं है, पूरा पैक दे दिया, या एक सिरप की बोतल है 30 ml वाली या 60 ml वाली, वो आप सेल कर रहे हैं, तो उसमें फार्मासिस्ट की, मैं बात कर रहा हूँ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की सुपरविजन की, डायरेक्ट सुपरविजन की जरूरत नहीं है। ओवरऑल पूरा एरिया वो सुपरवाइज कर रहा होगा, लेकिन कैश काउंटर पे बंदा, कैश काउंटर पे फार्मासिस्ट होने की जरूरत नहीं है, और जो अलमारी से निकाल के दे रहा है वहां पे भी फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं है। फार्मेसी में कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग के दौरान रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की जरूरत है, बाकी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं है। बाकी जगहों पर क्या होगा कि आपके पास तीन टाइप्स हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर ए होता है, बी और सी। ए में फार्मासिस्ट है, बी में टेक्नीशियन है, और सी में डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जो कि अब ऑब्सोलीट कैटेगरी है। तो रिटेल ड्रग स्टोर पर फार्मासिस्ट के अलावा डिप्लोमा होल्डर, या जो आज हम फार्मेसी टेक्नीशियन कहते हैं, वो काम कर सकता है, वो ड्रग सेल कर सकता है। लेकिन फार्मेसी में सिर्फ ये जो फार्मासिस्ट है ये होगा। अब बात रही कि फार्मेसी में सिंपल जो आप सेल कर रहे हो, ये सेल कर सकते हैं डिप्लोमा होल्डर, लेकिन डिस्पेंसिंग कंपाउंडिंग फार्मासिस्ट ही करेगा। ये चीज अभी और आगे क्लियर होती जाएगी शॉर्टली, बस आप इसको इस तरीके से जाएं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। हम अब बात करने जा रहे हैं, एक मिनट, फिर मैसेज मैं ज़रा देख लूँ। अच्छा, मुझे ये बता दें कि ये जो चैट स्क्रीन, अगर मैं क्लिक करूँ स्क्रीन पे आप लोग को नज़र आती है? यस नो बता दें मुझे, ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो जाएगा। नो सर। ओके, ठीक है, सही है। चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ ताकि वो सवाल भी सामने हो जाए ना, तो अच्छा रहता है। बहरहाल, अब हम बात कर रहे हैं प्री कंडीशन। सवाल मतलब सिचुएशन ये है कि ओके, आप रिटेल ड्रग स्टोर खोलना चाह रहे हैं, आपको पता 2 साल का होगा, सब रिन्यूअल हो जाएगा, 3 टाइप के लाइसेंस हैं, और आप रिटेल ड्रग स्टोर की तरफ जा रहे हैं। तो प्री कंडीशंस क्या होंगी, किन कंडीशंस को आप फुलफिल करना चाहेंगे? अच्छा, अब प्री कंडीशंस कहाँ लिखी हुई है? अंडर रूल 17। अंडर रूल 17 स्टार्ट का द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल नॉट इशू आ लाइसेंस इन फॉर्म 6 एंड 8। अब ये फॉर्म 6 और फॉर्म 8 कहाँ से आ गए? फॉर्म 6 और फॉर्म 8 को जरा सा हम देख लेते हैं। ये चीज हमने थोड़ी सी मिस की थी, हमने नहीं, मैंने मिस की थी। यहाँ पर आप लोग रूल नंबर 14 देख सकते हैं। अभी रूल नंबर 14 स्क्रीन पे क्लियर नजर आ रहा है आप लोगों को?
यस सर, क्लियर है। ओके अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लाइसेंस है बाय वे ऑफ रिटेल सेल वो फॉर्म 6 में, ठीक। इसी तरीके से जब हम इधर देखें इसी की कंटिन्यूशन में, यही रूल नंबर 15 की हम बात कर रहे हैं। लाइसेंस जो आप बाय वे ऑफ होल सेल है वो फॉर्म 7 में इशू होता है और लाइसेंस फॉर फार्मेसी शैल बी इन फॉर्म 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्म 6, 7 और 8 की बात कर रहे हैं ये लाइसेंस के कुछ स्पेसिमेन हैं जो ऑलरेडी मौजूद हैं। फॉर्म 6 फिक्स है रिटेल ड्रग स्टोर के लिए, 7 फिक्स है होलसेल के लिए और 8 फॉर्म फिक्स है लाइसेंस ऑफ फार्मेसी के लिए। अब आप लोग थोड़ा सा फोटो मेमोरी को रिकॉल करें, आप लोग जब भी किसी रिटेल ड्रग स्टोर गए होंगे वहां पर आप लोगों ने लाइसेंस जरूर देखा होगा, या अभी फोटो मेमोरी काम नहीं कर रही तो अगली दफा जब भी रिटेल ड्रग स्टोर होलसेल या फार्मेसी का विजिट करें तो ढूंढिएगा, क्योंकि इट्स मेंशन इन द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस दैट यू हैव टू प्लेस द लाइसेंस एट द प्रोमिनेंट प्लेस। आपको ये नजर आना चाहिए, उसके ऊपर ये फॉर्म लिखा हुआ होता है। इन्हीं रूल्स के आखिर में फॉर्म 6, 7, 8 मौजूद हैं, स्पेसिमेन मौजूद है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब कंडीशंस हम पढ़ रहे होंगे ना तो फिर मैं फॉर्म 6, 7 और 8 को डिस्कस करूंगा। अभी हम सिर्फ इनका नाम डिस्कस करें कि डिस्कशन में आ गया था तो इसलिए मैंने इसको देख लिया। ओके, हम बात कर रहे थे प्री कंडीशंस की। हमें एप्लीकेशन के टाइम पर किन चीज़ों का ख्याल रखना कि हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हों। तो रूल नंबर 70 कह रहा है द लाइसेंस अथॉरिटी शैल नॉट इशू अ लाइसेंस इन फॉर्म 6। फॉर्म 6 का मतलब रिटेल ड्रग स्टोर का लाइसेंस, एंड 8 का मतलब 8 का मतलब बता दें आप में से कोई एक। 6 रिटेल ड्रग स्टोर की बात कर रहे हैं और 8 फार्मेसी की बात कर रहे हैं। गुड गुड, फार्मेसी के लाइसेंस। इधर होलसेल की बात नहीं हो रही। तो रिटेल ड्रग स्टोर का लाइसेंस अगर आप लेना चाह रहे हैं या फार्मेसी का लाइसेंस लेना चाह रहे हैं तो आपको किन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा? प्री कंडीशंस। प्री कंडीशंस, वो प्री कंडीशंस हैं, मैं स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। ये थोड़ा स्कैन मुनासिब नहीं हुआ और मुझे इसकी अच्छी कॉपी मिली नहीं तो भाई सॉरी, मजबूरी है। पढ़ सकते हैं आप लोग अभी? रीडेबल है? रीडेबल है जी। ओके अच्छा। अब क्योंकि वो पिछला टेक्स्ट स्क्रीन पे नहीं आ रहा तो मैं इसी की कंटिन्यूशन में आ रहा हूँ। फॉर्म 6 और फॉर्म 8 की बात कर रहे हैं, ठीक। उसके लिए लाइसेंस उस वक्त तक इशू नहीं होगा जब तक आप इन कंडीशन को फुलफिल ना करें। कौन सी कंडीशन है? सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3, ठीक। अब सब क्लॉज 1 में क्या लिखा हुआ है? द प्रेमिसेस मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन हैव प्रॉपर फैसिलिटीज फॉर स्टॉकिंग और स्टोरेज ऑफ ड्रग्स इंक्लूडिंग देयर प्रोटेक्शन फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, डस्ट और डर्ट एंड रेफ्रिजरेशन, ठीक। फैसिलिटीज वेयर नेसेसरी फॉर प्रिजर्विंग द ड्रग्स। जनरली ये आप लोगों ने चीजें पढ़ने इसमें स्पेसिफाई भी कहीं करने की कोशिश की है कि डायरेक्ट सनलाइट ना आ रही हो। तो आप ये देखिएगा कि किसी भी जगह जाओ जो रिटेल ड्रग स्टोर है वहां, अब आप जरा गौर कीजिएगा, सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं आएगी वहां। अगर आ रही होगी तो आप किसी किस्म का कोई शेड लगाएंगे जिसकी वजह से सूरज की रोशनी नहीं आएगी। ये प्री कंडीशन है, लाइसेंस की कंडीशन नहीं है, ये तो प्री कंडीशन है। विजिट के टाइम पर अगर ऐसा कुछ हो तो कंसिडर ही नहीं होगी एप्लीकेशन। वर्डिंग एटलीस्ट ये कहती है। इसी तरीके से बाकी जो चीजें हैं इनको नट शेल में अगर मैं एक वर्ड बोलूं तो वो ये होगा कि आपको प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस मेंटेन रखनी है। जिसमें सनलाइट के एक्सपोजर, सनलाइट के एक्सपोजर से क्या होता भाई? फोटो डिग्रेडेशन होती है ना कुछ ड्रग्स में, उससे प्रिवेंट कर रहे हैं। डस्ट और डर्ट से प्रिवेंशन का क्या होगा? डस्ट और डर्ट आ गए तो फिर आपकी ड्रग पर एडल्ट्रेटेड ड्रग का चार्ज लग सकता है। ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं और इसी रिटेल ड्रग स्टोर के कंटेक्स्ट में हमने डिस्कस किया है। रेफ्रिजरेटिंग फैसिलिटीज की बात क्यों आ रही है? बहुत सी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनमें 2 to 8 डिग्री से, ये लिखा हुआ था नॉर्मली कि कीप इट इन कूल प्लेस या कोल्ड प्लेस। कोल्ड की रेंज क्या होती है बाय द वे? जनरली पूछ रहा हूँ, सही आंसर मुझे नहीं चाहिए, जनरली रेंज पूछना चाह रहा हूँ। एक टर्म होती है कोल्ड, एक टर्म होती है कूल और एक टर्म होती है रेफ्रिजरेटेड। कोल्ड और कूल में क्या फर्क है? एनी आइडिया? या चलो नहीं पता तो मिलेगा कहाँ से? ये कहाँ ढूंढोगे? यस नो तो बोल दें। आइडिया नहीं सर इसके बारे में। गुड
ये चीज मैं चाह रहा हूँ, ये जो चीज है ना, नहीं है तो भाई बंदा साफ बोल दे कि नहीं पता, या चलो एक और जुमला मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है, याद रखना, किसी चीज का नहीं पता ना, ये मत बोल दो कि नहीं पता। खास तौर पर उस वक्त जब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यार ये चीजें पता होनी चाहिए, तो उस वक्त ये जुमला इस्तेमाल किया करो कि ठीक है ये कहीं नजर से गुजरा है लेकिन इस वक्त याद नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि ये जो कूल और कोल्ड मैं पूछ रहा हूँ ये कॉमन चीज है। आप लोग अपनी एजुकेशन के 17th ईयर में हो, तो इसमें नहीं बोलना, इसमें बोलना हाँ ठीक है, अभी एग्जैक्ट जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो याद नहीं आ रही, हाँ फर्क तो है। अब जाहिर है कूल अलग चीज है, कोल्ड अलग है, दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी आ गए, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, तो अभी न्यूमेरिकल वैल्यू से भी पता नहीं चल रहा। तो देखो कोल्ड पहले की रेंज है 7 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 to 8 नॉर्मली होता है ना, वो कोल्ड में आ जाता है। उसके बाद कूल की रेंज शुरू होती है, कूल आमतौर पर 15 तक चला जाता है। ये रेंजेस कहाँ पर मिलेंगी आपको? ये वहीं पर मिलेंगी जहां पर आपको सॉलिबिलिटी की टर्मिनोलॉजीज मिलती है ना। सॉलिबिलिटी की टर्मिनोलॉजीज आपको पता है ना, कहीं पर फ्रीली सॉलिबल होता है, स्पेरिंगली सॉलिबल होता है, इनसॉलिबल होता है, ये टर्म्स याद है आप लोगों को? यस नो तो बोल दो। स्पेरिंगली सॉल्युबल, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल, सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल, ये टर्म्स सुनी भी तो है ना? जी सर सुनी हुई है। जी सर। बस ठीक पढ़ी है भी ये है सर। गुड। क्या होती हैं, तो इसका जवाब क्यों दोगे? अगर मैं पूछूं क्या होती हैं तो क्या जवाब दोगे अभी? अरे अभी सिखाया भाई। मुझे आवाज नहीं आ सही रही। जो ये पढ़ी हुई है लेकिन याद नहीं है। कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस है कि हाँ पढ़ी हुई है, लेकिन एग्जैक्ट जो डिफरेंस है ना वो इस वक्त जरा दोबारा देखना, याद भी नहीं, बल्कि ये भी नहीं बोलो कि याद नहीं है, हाँ जो एग्जैक्ट डिफरेंस है इसको जरा दोबारा देखना पड़ेगा बस। जब ये बोल दोगे ना डायरेक्ट नहीं पता, तो जरा सामने वाले के ध्यान में अजीब अजीब सा इंप्रेशन जाता है, तो ये मत करो। बहरहाल स्टोरेज कंडीशन की बात कर रहा हूँ, सारी बात, और ये जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्युबल की बात कर रहा हूँ, ये बीपी की टर्म है, ये ब्रिटिश फार्माकोपिया में आपको मिलेगा, इन्होंने ये वाली टर्म्स इस्तेमाल की, और वो डिपेंड करता है कि पार्ट की जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, कि 1:1 सॉल्युबल हो रहा है या 1 पार्ट इन 20 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्युबल हो रहा है, तो क्या टर्म होगी, ये बीपी में मिलेंगी, ढूंढ लेना आज। इसी तरीके से कूल और कोल्ड का भी डिफरेंस ढूंढ लेना, ये भी बीपी से ही डिराइव हुआ है। बहरहाल हम डिस्कस कर रहे थे कि आप प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन को मेंटेन करेंगे। अब जब इंस्पेक्टर विजिट के लिए आ रहा है, लाइसेंस अथॉरिटी जिसे भी विजिट के लिए भेज रही है, वो इन चीजों को देखेगा, प्रेमिसेस, उसमें सनलाइट से एक्सपोजर की जगह है, अब वो पूछेगा कि भाई सूरज कहाँ से आता है, ओके। आप इन झंझटों से बचने के लिए आप सीधे सीधे सनशेड लगा देते हैं, भाई सनशेड लगा दिए, सूरज की रोशनी नहीं आएगी। या जो आपकी जो ड्रग की स्टोरेज है, ड्रग की डीलिंग है, वो थोड़ा सा अंदर की तरफ है, ठीक है, धूप अगर आ भी रही है वहाँ पे कैश काउंटर टाइप की चीज आपने बना दी है, या फिर भी आपने ऐसा ब्लाइंड ब्लाइंड लगा दिए, नहीं आती सनलाइट, इसको ख्याल रखना है। डस्ट और डर्ट से बचाने के लिए क्या करोगे भाई? इससे बचाने के लिए आमतौर पर क्या करेंगे आप? जिस तरह आप लोगों ने मोहल्ले में दुकानें देखी है ना, शटर डाउन वाली जो दुकानें होती हैं, उसमें तो डस्ट डर्ट सब कुछ ही आ रहा होता है, तो रिक्वायरमेंट क्या है? एज अ इंस्पेक्टर जाओगे तो क्या करोगे? लगा दोगे ना चार्ज कि भाई आपने, या तो प्रॉपर डस्टिंग हुई हुई है, डस्टिंग से बचने के लिए, डस्ट से बचने के लिए क्या करोगे? क्लोज डोर होना चाहिए। अब अगर क्लोज डोर से आपकी शो खराब हो रही है, टोटल ग्लास वॉल लगाओ, ग्लास वॉल लगाओ, फिर ग्लास वॉल लगती है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ और लगाओ। बहरहाल दिस इज द रिक्वायरमेंट कि आपको डस्ट से बचाना है। अब डस्ट से बचाने के लिए आप जो करना चाहो करो। रिटेल ड्रग स्टोर, फॉर्म 6 की बात हो रही है, फॉर्म 8 की बात हो रही है। रिटेल ड्रग स्टोर और फार्मेसी में डस्ट और डर्ट नहीं आनी चाहिए, ना बाहर से कोई आएगी, ना इंडिजीनियस कोई चीज होगी, ठीक है ये। और हम ये बात कर रहे हैं प्री कंडीशंस, प्री कंडीशन की बात कर रहे हैं, इसके बगैर आप अप्लाई कर भी नहीं सकोगे। तो प्री कंडीशन में क्या चीज आ गई? एक प्रेमिसेस होगी, जिस जहां पर आपकी इंटेंशन है कि हम यहाँ पे ड्रग फॉर्म 6 और फॉर्म 8 में फार्मेसी और रिटेल ड्रग स्टोर की सेल का ऑपरेशन करेंगे, उसमें प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए स्टोरेज कंडीशंस के हवाले से। नंबर 2, सब क्लॉज नंबर 2 में लिखा हुआ है कि वो प्रेमिसेस क्लीन हो, ठीक है, और हाइजीनिक और टाइडी कंडीशन में हो। अब हाइजीनिक और टाइडी कंडीशन में बड़ी ब्रॉडर टर्म आ गई है, बस अपीयरेंस इसकी ऐसी हो कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह हो। हाइजीनिक की बात जब आ गई है ना, तो हाइजीनिक और क्लीन में फर्क क्या होगा? वैसे थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे आप लोग।
टर्म अलग अलग है तो फर्क कुछ ना कुछ होगा। क्लीन, हाइजीन और टाइडी, इन तीनों में आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर कर सकेंगे? कुछ ऐड करें, कुछ क्लीन, हाइजीनिक और टाइडी। अरे अभी तुम्हें टोपी कराना सिखाइए तुम लोगों को यार, अप्लाई नहीं कर रहे हो। भाई क्लीन, हाइजीन और टाइडी कंडीशन में कुछ तो कमेंट कर दो। सर टाइडी साफ होता है, ठीक है, और जो है हाइजीनिक जो है वो सेहतमंद, मतलब ठीक कोई है, हेल्थ रिलेटेड, हमारे पास मतलब सेहतमंद है। ठीक है। हाइजीनिक का मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हेल्थ रिलेटेड चीज है, मतलब ऐसी एनवायरनमेंट जिसमें हेल्थ के लिए कोई एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है, कोई मच्छर यस छड़ सर। नहीं उड़ा होगा, कोई ऐसा कोई एलर्जन मौजूद नहीं होगा, ये हाइजीन की बात आ गई। टाइडी हम ये कह रहे हैं कि देखने में मैसी लुक ना हो, चीजें फैली भी ना हो, प्रॉपरली अरेंज हो, एक प्रॉपर चीज हो, यस। क्योंकि दवाइयां अगर इस तरह बिखरी होगी ना, आप प्रिस्क्रिप्शन ढूंढने में मतलब 2 घंटे लगा दो ये दवा कहाँ पड़ी है। ये टाइडी इधर आ रही है। क्लीन, एक जनरल इंप्रेशन आ गया कि एक क्लीनलीनेस हो, कोई डस्ट, कोई डर्ट, कोई गंदगी, कोई फिल्दी सब्सटेंस, कोई ऐसी चीज ना हो। तो क्लीन, हाइजीन और टाइडी, इन तीनों में ये फर्क है, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी प्री कंडीशन ये है कि जब एप्लीकेशन दे रहे होगे, मतलब एक प्रीमिसेस आपके पास हो, प्रीमिसेस में स्टोरेज कंडीशंस मेंटेन हो रही हो, और उधर आपने प्रॉपर अरेंजमेंट रखी हुई हो, हाइजीन का आप ख्याल रख रहे हो, साफ हुई हुई हो। तीसरी चीज है कि सेल इज सुपरवाइज बाय, और अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम फॉर्म 6 और फॉर्म 8 की बात कर रहे हैं। फॉर्म 6 और फॉर्म 8, सुपरविजन, सेल इज सुपरवाइज बाय। अभी थोड़ी देर पहले जो आप लोगों ने फार्मेसी की डेफिनेशन पढ़ी है, वहां पर था ऑपरेशंस थे कंपाउंडिंग वगैरह के डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। और यहाँ 79 में क्या लिखा है, सेल, जर्नल चीज है, जर्नल, वहां पर फार्मेसी के स्पेसिफाई किया है। और यहाँ पर ओवरऑल सेल को सुपरवाइज कर, सेल को सुपरवाइज कौन करेगा, अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी 1967, या एक ऐसा बंदा जिसने 1967 का एक्ट मंजूर होने से पहले कंपाउंडिंग का एग्जाम पास किया हुआ था, ठीक, या एक ऐसा बंदा जो कि 1967 में अप्रेंटिस था। ये टाइप्स क्या होते हैं, जब 1967 का एक्ट पढ़ेंगे या आप लोग इसके बाद देख लीजिएगा, उसे आप लोग देखेंगे, अभी मैं इसके एक्सप्लेनेशन पे जाऊंगा, टाइम चला जाएगा, ये चीजें रह जाएंगी। इन शॉर्ट आप यहाँ पर देखें कि रिटेल ड्रग स्टोर की बात करें या फार्मेसी की बात करें, यहाँ सेल ऑफ ड्रग, सेल पे फोकस है। सेल विल बी सुपरवाइज्ड बाय अ फार्मासिस्ट। अब जो टेक्स्ट आपके सामने 1979 का है, और जो मैंने कहा था उस वक्त जो फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन होती थी, दैट वाज फॉर द लाइफ टाइम। अब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट 5 साल के लिए होता है, तो अगर आप 2010 का देखेंगे तो वहां पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की टर्म इस्तेमाल होगी, नॉट ओनली द फार्मासिस्ट, ये फर्क है। तो जब भी कहीं विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिंध ड्रग रूल्स आप फार्मासिस्ट देखें, कहीं फार्मासिस्ट लिखा हुआ होगा, कहीं पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट लिखा हुआ होगा, तो इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा। फार्मासिस्ट कोई भी हो सकता है, फार्मासिस्ट हर वो बंदा जिसके पास आज की तारीख में फार्मडी या 2004 से पहले बी फार्म की डिग्री होगी, वो फार्मासिस्ट कहलाएगा। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वो होगा जिसकी रजिस्ट्रेशन प्रोविंशियल काउंसिल से हुई होगी, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है, ये जहन में रखिएगा, ये बाद में बहुत तंग करेगा आप लोगों को, फार्मेसी एक्ट पढ़ते हुए भी और जब प्रैक्टिस में जाएंगे इधर भी। अच्छा, ये थी प्री कंडीशंस, ये प्री कंडीशंस थी। अच्छा, उसके बाद फिर प्री कंडीशंस के बाद उसी में कंटिन्यूएशन में ये बात आ रही है कि प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट, टेक्स्ट पढ़ सकते हैं ना आप लोग, थोड़ा तिरछे लिखा हुआ, मैं इसको देख लूँ, टेक्स्ट पढ़ सकते हैं आप लोग? जी सर। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने एडिशनल कंडीशन लगा दी है, एडिशनल कंडीशन लगा दी है, किस हवाले से, इसी हवाले से, सुपरविजन ऑफ सेल के हवाले से। एडिशनल कंडीशन है कि गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि फार्मेसी के लाइसेंस के लिए ये कंडीशन लगा सकती है कि जिसे भी फार्मेसी का लाइसेंस चाहिए उसके पास फॉर्म 6 और फॉर्म 7 पहले से मौजूद हो, ठीक, किसी किस्म की उसने वॉयलेशन कभी लॉ की ना की हो, और सेल सुपरवाइज सिर्फ वो करेगा जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा,
अंडर द ड्रग एक्ट 1967। ठीक, इसे हम दोबारा देख लें। Provided that the government may, after giving a notice of 6 months, may amend or withdraw any of the condition specified in clause 3। ये बात खत्म हो गई। अब जब हम सब रूल 3 की बात कर रहे हैं तो सब रूल 3 अब ये स्पेसिफाई हो रहा है फार्मेसी के हवाले से जरा और स्ट्रिंजेंट है। ये स्टैंडिंग रूल्स हैं, ये आपको लाजमी फुलफिल करना है नंबर 3 को कि द एप्लीकेंट पोजेसेस, किसकी बात कर रहे हैं, फार्मेसी के। फार्मेसी के लाइसेंस के लिए आप जा रहे हैं तो आपके पास फॉर्म 6 या फॉर्म 7 में लाइसेंस पहले से मौजूद हो। और की बात हो रही है या एंड की बात हो रही है? वर्डिंग से आपके ध्यान में क्या आ रहा है? मैं फार्मेसी का लाइसेंस लेने जा रहा हूँ तो मुझे फॉर्म 6 उसके मेरे पास पहले से मौजूद होना चाहिए, फॉर्म 6 और फॉर्म 7 दोनों मौजूद होने चाहिए। जहन में क्या आता है आपके? आई एम अप्लाइंग फॉर फॉर्म 8, आई एम अप्लाइंग टू गेट अ लाइसेंस टू सेल ड्रग बाय वे ऑफ फार्मेसी। तो प्री कंडीशंस में मेरे पास फॉर्म 6 होना चाहिए, फॉर्म 7 होना चाहिए या दोनों होने चाहिए? कमेंट। फार्मेसी के लाइसेंस अप्लाई कर रहा हूँ, फार्मेसी के लाइसेंस अप्लाई करने के लिए अप्लाई करने के टाइम मेरे पास फॉर्म 6 फॉर्म 7 का लाइसेंस होना चाहिए या नहीं? आवाज आ रही है? ये मुझे कंफर्म कर दें पहले। सर होना चाहिए। होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, दोनों में से एक भी चलेगा? या यहाँ पे अपेरेंट आपको कोई टाइपिंग मिस्टेक नजर आ रही है? यहाँ कर्सर रखा हुआ है ना, जहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ है जी सर। यहाँ कोई वर्ड मिसिंग है। ठीक है, या तो यहाँ पर एंड आता या यहाँ पे और आता। यस सर। ऐसे ही है ना? अगर तो यहाँ कॉमा आता तो ठीक है, बात अलग थी। तो यहाँ पर एंड और नहीं लिखा हुआ, इसको किसी अभी मेरे पास सरदस्त यही मौजूद है। तो बुक में जो पढ़ा था वहां पर और जो मुझे याद आ रहा है, मैंने और मुझे याद आ रहा है कि फॉर्म 6 फॉर्म 7 और अच्छा। अब अगर फॉर्म 6 की हम बात करें, फॉर्म 6 में हम बात करें रिटेल सेल की, और फॉर्म 8 में बात हो रही होती है किसकी? फार्मेसी की, जहाँ पर कंपाउंडिंग कर रहे हैं, कंपाउंडिंग करते हैं। तो फॉर्म 8 में सेल की बात होती है या नहीं होती? फॉर्म 8 में अभी तक जो हमने फार्मेसी का पढ़ा है ना, फार्मेसी का आपने पढ़ा था कि उधर जो कंपाउंडिंग और क्या थी, कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन की, वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की डायरेक्ट सुपरविजन में होगी। सेल कर सकते हैं वहां पे, या सेल के लिए फॉर्म 6 वाला लाइसेंस चलेगा? फार्मेसी में सेल आप फार्मेसी के लाइसेंस पे कर सकते हैं या उसके लिए आपको फॉर्म 6 का लाइसेंस चाहिए? सर शायद चाहिए हो। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। एक तो यहाँ लिखा है फॉर्म 6, बज़ाहिर ये लगता है कि हमें फॉर्म 6 हमें इसलिए चाहिए कि इसमें सेल की परमिशन है, लेकिन इन्हीं रूल्स को हम आगे बढ़ते गए तो यहाँ पर नंबर 3 देखें, सब क्लॉज नंबर 3, कर्सर नजर आ रहा है ना? द सेल इज सुपरवाइज, और ये बात किसकी हो रही है? ओवरऑल फॉर्म 8 की बात हो रही है। फॉर्म 8 की बात हो रही है फार्मेसी का लाइसेंस, और यहाँ पर बात हो रही है सेल। तो इसका मतलब है कि फॉर्म 8 में भी आप इंडिपेंडेंटली सेल कर सकते हो। तो इन शॉर्ट प्री कंडीशंस क्या होंगे? प्री कंडीशंस को अगर हम देखें तो प्री कंडीशंस में हम बात कर रहे हैं, एक मिनट मैं स्क्रीन पे लाने की कोशिश करता हूँ। प्री कंडीशंस आपकी यहाँ से शुरू हुई, रूल नंबर 17, ठीक है। लाइसेंस अथॉरिटी शैल नॉट इशू लाइसेंस फॉर्म 6 एंड 8। उसके बाद फिर कंडीशंस, फिर इसके बाद इसकी डिटेल आना शुरू हुई, जो डिटेल आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी। प्रेमिसेस की बात हुई, प्रेमिसेस में नट शेल में हमने कहा था कि स्टोरेज, प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस। नंबर 2 हमने कहा था कि क्लीन हो, हाइजीनिक कंडीशन हो, और सेल सुपरवाइज हो रही हो जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, या फिर उसने फिर कंपाउंडर की बात कर दी थी, अप्रेंटिस की बात कर दी थी। नंबर रूल सब रूल नंबर 3 में सब रूल नंबर 3 और रूल नंबर 17 में स्पेसिफाई किया कि अगर आप फार्मेसी के लाइसेंस की बात कर रहे हैं तो फार्मेसी के लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास फॉर्म 6 ही मौजूद हो, फॉर्म 7 हो, और एप्लीकेंट ने कोई कॉन्ट्रवेंशन ना की हो, और सेल जो होगी, सेल विल बी सुपरवाइज्ड बाय आवर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ठीक है, ये है प्री कंडीशंस।
अब प्री कंडीशंस के बाद क्या होगा? प्री कंडीशंस के बाद आपने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन आपकी मंजूर हो गई, एप्लीकेशन मंजूर होने के बाद अब क्या होगा? आपको लाइसेंस मिलेगा, यही होगा ना? एप्लीकेशन तो रिजेक्ट हो जाएगी या अप्रूव हो जाएगी? अप्रूव होगी तो क्या होगा? लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस मिलेगा। अच्छा, लाइसेंस मिलेगा तो इस सेशन के शुरू में मैंने कहा था कि लाइसेंस का फॉर्मेट मौजूद है। लाइसेंस का फॉर्मेट, अब टाइम आ गया कि हम लाइसेंस का फॉर्मेट देख लें। लाइसेंसेस कितने फॉर्म्स में? फॉर्म 6, 7, 8। ठीक है, अब इसको देख लें जरा। फॉर्म 6 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है? यस सर। यस फॉर्म 6 सर। नजर आ रहा है, ठीक है। अब फॉर्म 6 नजर आ रहा है और अगेन इन्होंने रूल नंबर 14 का रेफरेंस दिया हुआ है जो अभी हम पढ़ रहे थे। ये फॉर्मेट होगा, आप किसी भी रिटेल ड्रग स्टोर पर जाके देखेंगे तो यही टेक्स्ट लिखा हुआ होगा। टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? लाइसेंस टू सेल। ये हेडिंग है एक्चुअली, ये कर्सर जो मैं घुमा रहा हूँ ना यहाँ तक, ये हेडिंग है जो कि फॉर्मेटिंग की वजह से हाईलाइट नहीं हुई है। लाइसेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, ब्लैंक आ रही है, इज हियर बाय लाइसेंस टू सेल स्टॉक एंड एग्जिबिट फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट ड्रग बाय वे ऑन द प्रेमिसेस सिचुएटेड एट। सिचुएटेड एट को तो प्रेमिसेस का, बिल्डिंग का आ गया एड्रेस। ठीक है, यहाँ क्या चीज आएगी? इस ब्लैंक में किसका नाम आएगा? क्या चीज आएगी यहाँ? फार्मासिस्ट। सर जिसको इशू किया गया उसका नाम आएगा फार्मासिस्ट। अच्छा देखिए, इसमें ये होगा, ये चीज तो क्लियर है। सिचुएटेड एट, यहाँ पर आगे एड्रेस उस प्रेमिसेस में जहां पर आपने स्टोरेज कंडीशन मेंटेन की, यहाँ पर आप सेल का ऑपरेशन कर रहे हो। यहाँ पर नाम आएगा जो ओनर है या कंपनी है। फॉर एग्जांपल अभी हम देखें ना, जो मशहूर रिटेल ड्रग स्टोर्स की जो चेन है, टाइम मेडिको, कॉस्मेटिक्स की बात कर लें, दवाओं की बात कर लें, गार्जियन फार्मेसी थी, और भी मतलब जो है, या तो अगर कंपनी बनाई हुई, कंपनी का नाम आ जाएगा, या जो ओनर है जिसने अप्लाई किया उसका नाम आएगा। जो फार्मासिस्ट की हम बात करें उसका नाम यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, उसका नाम आएगा नंबर 3 में। नंबर 3 में देखें, नेम या नेम्स ऑफ क्वालिफाइड पर्सन। क्वालिफाइड पर्सन कौन? जिसकी सुपरविजन में सेल ऑफ ड्रग हो रही होगी। सही है, फार्मासिस्ट का नाम यहाँ पर आएगा। हाँ, अगर ऐसा है कि आप ही क्वालिफाइड पर्सन है, आपने ही रिटेल ड्रग स्टोर का ऑपरेशन शुरू किया है, मतलब आपका रिटेल ड्रग स्टोर है, आप वहां पर्सनली खुद मौजूद हो, तो आपका ही नाम यहाँ भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। ठीक है, जिसको लाइसेंस दे रहे हैं उसका नाम आएगा। एड्रेस की बात आ गई, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। नंबर 2 में बात ये आ गई कि ड्यूरेशन कितनी होगी? 2 साल के लिए होगा। किस डेट से होगा? किस डेट से शुरू होगा? जिस डेट को ये लाइसेंस इशू हुआ है, आगे लिखा हुआ आएगा। और नंबर 3 में क्वालिफाइड स्टाफ के नाम आ गए। अब क्वालिफाइड स्टाफ कितना होगा? 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, वो डिपेंड करता है। अब ये देखें ना कि आपका ऑपरेशन कितना बड़ा है। आपकी बड़ा रिटेल ड्रग स्टोर है तो आपको हो सकता है शिफ्ट में काम कराना हो, आप ज्यादा फार्मासिस्ट हायर कर रहे होंगे, तो इसलिए यहाँ पर गुंजाइश है एक से ज्यादा की आप कर सकते हैं। फॉर्म में नॉर्मली गुंजाइश है 2 लोगों की। ठीक, और नंबर 4 में आपको मेंशन करना है कि अगर आप ड्रग को स्टॉक कर रहे हो किसी और जगह पर, किसी गोदाम वगैरह में, तो आपको उसका नाम देना है। कि जहन में रखें, आप इसे फॉर्म 6 पढ़ रहे हैं। ठीक, अच्छा, फॉर्म 6 जब आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर लिखी हुई है कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस। अब कंडीशंस वहां पर भी लिखी थी, रूल नंबर 18 में भी कंडीशंस लिखी हुई है, यहाँ पर भी कंडीशन लिखी है, तो हमें इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना है। पहली कंडीशन क्या लिखी हुई है? आप में से कोई एक जरा पढ़ दे, कोई भी एक पढ़ दे आप में से। पढ़ दें या मतलब बता दें, कोई एक काम कर दें। फर्स्ट This कंडीशन, license shall be displayed in a prominent place in part of the premises open to the public. ठीक है, सही है, ओके। पहली कंडीशन है, लाइसेंस में लिखा हुआ भी है, प्रोमिनेंट प्लेस पे लगाना है, और प्रोमिनेंट प्लेस ऐसी होनी चाहिए कि ओपन टू पब्लिक हो। मैं अगर ड्रग स्टोर में जा रहा हूँ कोई दवा खरीदने के लिए, मुझे लाइसेंस नजर आना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग ध्यान में लेकर आ जाएं, आपने कितनी जगहों पर लाइसेंस प्रोमिनेंट प्लेस पे लगा हुआ देखा होगा। उसके बाद फिर ड्रग इंस्पेक्टर, मतलब आप लोग इंशाल्लाह आप में से ही लोग ड्रग इंस्पेक्टर बनेंगे जो प्रॉपर्ली रूल्स इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। ड्रग इंस्पेक्टर आके जब ये कहता है ना कि कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो लोग बुरा मान जाते हैं, पता नहीं क्यों, बस बुरा मान जाते हैं, फिर वहां से फिर चीजें शुरू होती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद फिर हम ये कहते हैं कि देखें नंबर 2,
एक टाइप ऑफ एक सवाल है, इसको मैं भी थोड़ी देर में एड्रेस करता हूँ। दूसरा ये है कि आप उन तमाम रूल कंडीशंस को फुलफिल करेंगे, तमाम जो रूल्स हैं ना ड्रग एक्ट 1976 में या उसके रूल्स हैं उन सबको फुलफिल करेंगे, ठीक है। नंबर 3 में लाइसेंसी शेल रिपोर्ट फॉरफिट टू द लाइसेंस अथॉरिटी अगर किसी किस्म की कोई चेंज है। अब यहाँ पर बात ये होगी कि क्वालिफाइड स्टाफ जब आपने अप्लाई किया लाइसेंस के तौर पर, आप हैं मिस्टर ए या मिस ए ने अप्लाई किया कि मैं ये रिटेल रजिस्टर खोल रही हूँ और मिस्टर ए और मिस्टर बी विल बी द क्वालिफाइड स्टाफ। किसी वजह से मिस्टर ए और मिस्टर बी रिजाइन करके चले गए, आपने मिस ए ने मिस्टर सी और मिस डी को हायर कर लिया। अब ये मिस ए जो ओनर है, जो ऑपरेशनल ओनर है या ऑक्युपायर है इस फार्मेसी के रिटेल स्टोर का, इनकी जिम्मेदारी है क्योंकि आपका नाम आया हुआ है लाइसेंस पे, फ्रंट पे पहला आपके नाम से शुरू हो रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्वालिफाइड स्टाफ में अगर चेंजेस हैं तो ये आप बताएं, ये आपको ये बताना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर नहीं बताएंगे तो क्या होगा, ड्रग इंस्पेक्टर आएगा, ड्रग इंस्पेक्टर सबसे जब आएगा ना या और किसी किस्म की वॉयलेशन आई, अब मैं उस सवाल को एड्रेस कर रहा हूँ जब भी मुझे टाइप ओवर मिला है। अब जब ड्रग इंस्पेक्टर आया, उसने देखा कि किसी किस्म की वॉयलेशन है ड्रग स्टोर पे, सैंपल वगैरह लेकर गया या अनसैनिटरी कंडीशन से कुछ भी थी, सबसे पहले वो पूछेगा कि भाई क्वालिफाइड स्टाफ कहाँ पर है, जिसका नाम यहाँ लिखा है। वो कहेगा, सामने जो बंदा खड़ा होगा कहेगा हाँ मैं हूँ क्वालिफाइड स्टाफ, मेरी सुपरविजन में हो रहा है। इंस्पेक्टर कहेगा नहीं भाई लाइसेंस कहाँ है, ये रहा लाइसेंस, लाइसेंस पे जिसका नाम लिखा हुआ, जिसकी तस्वीर लगी हुई है, उसे लेकर आओ सामने, ठीक है। क्योंकि फिर आगे अगर केस बनता है तो केस बनने के बाद रिस्पोंडेंट कौन होगा, जिसके नाम पर लाइसेंस है या जिसकी क्वालिफाइड स्टाफ के तौर पर था, और जो क्वालिफाइड स्टाफ के तौर पर था, इट वाज हिज और हर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर द safe practices regarding the compounding, dispensing and sale of drug, ठीक है। ये उसकी जिम्मेदारी थी क्योंकि वो क्वालिफाइड बंदा है। बाकी तो सब छूट जाएंगे भाई, हम तो जाहिल लोग हैं, हमें तो फार्मेसी की, हमें तो ये भी नहीं पता कि फार्मेसी को एफ से लिखते हैं या पी से लिखते हैं। ये था क्वालिफाइड स्टाफ में, इसे पता होगा। ड्रग कोर्ट में जिसका नाम लिखा होगा ना वो पेशेंट भुगतेगा। फिर ये जो कॉमन प्रैक्टिस होती है ना कि नाम किसी और का लिखा हुआ है, काम कोई और कर रहा है, मैट्रिक के बाद बच्चे को खड़ा कर दिया है, वो कुछ भी करता रहे, आपने अपना नाम लिखवा दिया, महीने के 15-20 हज़ार रुपए मिल रहे हैं, खुश हैं आप सब लोग। जब ड्रग कोर्ट में जाते हैं ना, वो तो देखें अभी हमारे पास ड्रग इंस्पेक्टर है नहीं। ये 2010 में जो अमेंडमेंट आई है, इसमें ड्रग इंस्पेक्टर पे लाजिम कर दे कि आप साल में 2 दफा सारे एस्टेब्लिशमेंट का विजिट करोगे। वो तो ड्रग इंस्पेक्टर है नहीं जो इतने विजिट हो रहे होते हैं। कमजोरी ड्रग इंस्पेक्टर के पार्ट पर भी है, कमी हमारे पार्ट पर भी है, इसलिए बीच का गलत रास्ता लोग निकाल के चल रहे होते हैं। चीजें सही होंगी ना, जहाँ कहीं कोई तरीके का ड्रग इंस्पेक्टर आ जाता है, वहां पर फिर ड्रग कोर्ट में रुल रहे होते हैं जिसका नाम लाइसेंस पे लिखा हुआ था। तो बी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट पुटिंग योर नेम एज ए क्वालिफाइड स्टाफ। या तो आप खुद मौजूद हो, अब मैं उस सवाल का डायरेक्ट जवाब दे रहा हूँ जो पूछा गया है। बेहतर यह है कि जब क्वालिफाइड स्टाफ के तौर पर आपका नाम मौजूद हो, आप खुद मौजूद हो। अपनी गलती से आपको कोई चीज होती है ना, तो ठीक है बंदे को सब्र आ जाता है, अपनी गलती से अपनी कोताही से, अपनी गलती से कोई सजा वजा मिलती है। दूसरे की गलती किया आपने कुछ नहीं, जिसे कहते हैं ना करदा गुनाहों की सजा, फिर सोचने के ऐसा क्या किया था मैंने कि मेरे साथ ये हो गया, ये चीजें हो रही होती हैं। कोशिश करो खुद मौजूद हो, तो वहां पर अपना लाइसेंस क्वालिफाइड स्टाफ को तो अपना नाम दो। 15-20 हज़ार रुपए महीने के जब मिल रहे होते हैं ना, अच्छा नहीं लगता, अच्छे पैसे नहीं है ये। अच्छा, उसके बाद नंबर 4, आखिरी मिनट शुरू हो गया इस, वरना इस पर भी बड़ी लंबी चौड़ी बहस है। बहरहाल फ्रैंकली बताओ, कंटिन्यू करने का इरादा है? यस नो क्विकली? नो सर। ये सुनाई नहीं, ये दोबारा बताओ, यस नो? यस और नो बता दें मुझे। नो सर। नो, ओके। क्योंकि मुझे ना इसकी रिकॉर्डिंग बनानी है। मैं 2 लोग 1 मिनट रुक जाओ, आखिरी मिनट है ना, मैं इसकी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको लिंक आपसे मैं शेयर करता हूँ अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो।